आपको बताएं कि गुलबाई में डकैती मुज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल की है। अकेला डाकू मोटरसाइकिल पर सवार होकर पेट्रोल पंप आया, सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीनने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी गार्ड मौके पर जाम बहक हो गया है। मज़ीद जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से, इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। अभी आपको बताएं कि गुलबाई में डकैती मुज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी, जो इस वक्त जाए वक़ुआ पर ही मौजूद है। अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए थाना शेरशाह की हदूद में एक डकैत आया और अटक पेट्रोल पंप पर जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात था, 2 साल से अपनी ड्यूटीज के साथ अंजाम दे रहा था, डकैत जो है वो उसको निशाना बनाकर मार कर चले गए। ये फिर से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, कल भी रिपोर्ट किया था हमने कि डकैती मज़ामत पर एक शहरी को मार दिया। आज फिर से डकैत ने जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो मज़ामत करने पर मार दिया। इस वक्त हम जाए वक़्फ़ा पर मौजूद हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को मारा गया है। मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंप के। ये बताइएगा क्या वाक़या हुआ था, किस तरीके से हुआ, कितने बजे हुआ और कितने डकैत थे, आप कहाँ पर थे उस वक्त? मैडम, बात ये है कि हम साथ में रोटी खा रहे थे, सारा स्टाफ ही, हमारा जो कंपनी का मैनेजर हूँ, हेल्पर, मुंशी सारे बैठे हुए थे। एक भाई आया गुलबाई से आए, सीधा इसके गाड़ी खड़ी कर दी और उसको माउथर निकाल के 2 गोली लगाई। अच्छा, आप खाना खा रहे थे? आप कहाँ पर थे? खाना खा के बस अंदर गए हाथ धोने के लिए अंदर गए। फिर गोली का मैंने आवाज़ सुना अंदर से, फिर मैंने देखा एक डकैत हुआ है जो बाबा को गोली मारा है। कितने साल से तैनात थे जी? कितने साल से? उसको 2 साल हो गए हैं। ये क्या समझते हैं आपके पेट्रोल पंप भी जो है सारी रात खुले हुए होते हैं, क्या आप लोग सेफ हैं? डकैत दिन दनाते घूम रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं? यहाँ में कुछ भी सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर आप जब बाहर निकले तो आपने क्या देखा? मैंने बोला तो हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड था तो वो सोया पड़ा था, वो ऐसे वैसे करा था। हम कितनी गोलियां मारी? 2 गोलियां मारी थी यहीं पर। तो सिक्योरिटी गार्ड ने के पास जो गन थी, हाँ, उसके पास गन थी, उसने चेंबर किया, फिर उसको गोली जो लगी हुई थी वो ऐसे वैसे गिर रहा था, उसका बड़ा खून बह गया था ना। नहीं, उस तरफ ही था अंदर। हाँ, ये इधर ही बैठे हुए थे। क्या समझते हैं, फैमिली कहाँ है सिक्योरिटी गार्ड? गाँव खैरपुर मीरस में इसका। क्या समझते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया जो खुद ड्यूटी सर अंजाम देना था, आप लोग की हिफाजत कर रहा था, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रखने के बावजूद जो है डकैत मार के चले जाते हैं और एक डकैत आया अकेला मार के चला गया? हाँ, वो अकेला एक आया डकैत जो हमारे गार्ड को मार के। पुलिस की कारकर्दगी को क्या कहेंगे आप? पुलिस के लिए हम उसको 15 पे फोन की तो आधे घंटे के बाद वो आए। पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? हाँ, बस मैंने जब फोन उनको की तो आधे घंटे पे। आप ये मुतमईन है पुलिस का गश्त होता है इस इलाके के अंदर? हाँ, गश्त होती है हमारे पंप पे तो नहीं आते हैं। हाँ, नहीं, गश्त रोड पे है, कभी 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 आ रहे हैं। कितने वारदातें मामूल के मुताबिक होती है? हमारी तरफ से तो ये पहली बार है। इलाके में है डकैती की वारदात? में बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। ये हमारा रोड सेफ नहीं है। रात का वक्त जब होता है तो कोई बाहर निकलता ही नहीं है। किसी से मोबाइल लेते हैं, किसी से पैसे छीनते हैं, किसी को गाड़ी लेते हैं, ऐसी रोज। मेरा नाम राहिब है, मैं मैनेजर हूँ यहाँ अटक पंप पर। ये देखिए हमारे साथ जो है वो मैनेजर मौजूद थे राहिब। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर इस मकाम पर बैठकर खाना खा रहे थे कि खाना खाने के बाद जब ये वॉशरूम हाथ धोने गए हैं उसके बाद गोलियां चलने की आवाज़ आई है। 2 गोलियां जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को मारी गई हैं पेट पे, जो कि जानलेवा साबित हुई हैं। 2 साल से सिक्योरिटी गार्ड। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। 6 साल बाद 49,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 379 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 49,144 की सतह पर पहुंच गया है। स्टॉक ब्रोकर्स को 50,000 की सतह पर पहुंचने की भी उम्मीद इस वक्त नज़र आ रही है। आपको बताएं कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो चुका है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अयाज राना। अयाज, बताइएगा। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो चुका है। 6 साल बाद 49,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया है। अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज राना से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी अयाज, बताइएगा।
جی بالکل، جیسے آج کاروباری ہفتے کا چوتھا روز ہے اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ آج صبح سے ہی بہت تیزی کا شکار ہے. مارکیٹ میں جو سرمایہ کار ہیں وہ اپنی اعتماد بحال ہونے کے بعد جو ہے اس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. اس کی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ سابق ڈائریکٹر اسٹاک ایکسچینج موجود ہیں امین یوسف. ان سے جانتے ہیں کہ کیا ایسے فنڈامنٹلز کی آپ بات کر رہے تھے کہ مارکیٹ کے فنڈامنٹلز ایسے ہیں جو یہ مارکیٹ اتنی اچھی پرفارمنس دے رہی ہے. دیکھیں چیزیں کافی حد تک بہتر ہو رہی ہیں اور مارکیٹ اوبیسلی اور بہت نیچے چلے گئی تھی اور 2 کے پی پہ آپ کو چیزیں مل رہی تھی. اوبیسلی وہاں سے تو مارکیٹ نے باؤنس بیک کرنا تھا, چیزیں بہتر ہو گئیں اور ڈیفالٹ کا جو منجن چل رہا تھا وہ بند ہو گیا. تو اوبیسلی اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, پلس الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی تو اور مارکیٹ ٹریگر کرے گی. 6 سال بعد مارکیٹ نے یہ لیول دکھایا ہے تو اوبیسلی لگ رہا ہے کہ جو لیولز ہیں اوپر کی طرف, ابھی تو کتنی چیزیں بڑھی ہی نہیں. اگر آپ دیکھیں تو پوری مارکیٹ میں اگر آپ دیکھ لیں تو سائڈ بورڈ آئٹم تو ابھی بڑے ہی نہیں ہیں. کچھ اسٹاکس ہیں جیسے آئل سے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو چکا ہے. 6 سال بعد 49,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کر گیا. آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے اگر کوئی نیگیٹو نیوز نہیں آتی ہے تو چیزیں برقرار رہیں گی اور مارکیٹ میں خیال میں اسی لیول سے آہستہ آہستہ اوپر جاتی رہے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مارکیٹ میں جو بائک خبریں آتی ہیں, خاص کر کے آپ نے منڈے کو ایک جیسے ریفائنری کی پالیسی کی بات ہو رہی ہے, تو اس کو لے کے یا خبر نے جو ہے اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو گیا ہے. 6 سال بعد 49,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کر گیا. 100 انڈیکس میں 485 پوائنٹس کا اضافہ بھی ہوا. انڈیکس 49,250 کی سطح پر پہنچ گیا ہے. اسٹاک بروکرز کو 50,000 کی سطح پر پہنچنے کی امید بھی نظر آ رہی ہے. 6 سال بعد 49,000 کی نفسیاتی حد عبور کر چکے ہیں. 100 انڈیکس میں 485 پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں 6 سال بعد 49,000 کی نفسیاتی حد بحال ہو چکی ہے. جون 2017 کو اسٹاک مارکیٹ 49,000 کی سطح پر تھی. گزشتہ 5 ہفتوں میں اسٹاک مارکیٹ 41,000 سے 49,000 کی سطح عبور کر چکی ہے. IMF معاہدے کے بعد تیزی کا تسلسل اس وقت جاری ہے. جولائی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے بہترین اسٹاک کا بھی اعزاز حاصل کیا ہے. امید ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جلد 50,000 کی سطح بھی عبور کر جائے گا. اسٹاک بروکرز کی جانب سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی 50,000 کی سطح بھی جو ہے عبور کر جائے گا اور اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا اعتماد جو ہے اس وقت بحال ہے. 6 سال بعد 49,000 کی نفسیاتی حد عبور کر چکا ہے. 100 انڈیکس میں 485 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. ایاز رانا تفصیلات سے آگاہ ہمیں کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, قومی اثاثوں کو غیر ملکی اداروں کو لیز پر دینے کا کیس خاتون شہری سمیرہ محمدی کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی. درخواستیں محمد جاوید, محمد شاہد خاقان نے دائر کی. ایئرپورٹ کو بھی لیز پر نہیں دیا جا سکتا. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ بین الاقوامی اداروں سے کیا معاہدے ہوئے ہیں, ان کو عام کیا جائے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے بلال احمد سے. جی, غیر ملکی بین الاقوامی اداروں کو قومی اثاثے لیز پر دینے کا معاملہ ہے. خاتون شہری سمیرہ مہدی کی جانب سے ایک آئینی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی, جس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس عدنان اقبال چودھری اور جسٹس ذوالفقار علی سانگی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی. دوران سماعت درخواست گزار سمیرہ مہدی نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے میں یہ قرار دے چکی ہے کہ جس طرح KPT کی اراضی کو لیز نہیں کیا جا سکتا اور ایئرپورٹس بھی لیز نہیں کیے جا سکتے, اسی طریقے سے جو بین الاقوامی اداروں کو قومی اثاثے لیز پر دیے گئے ہیں وہ مکمل طور پر جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ان کی سرہن خلاف ورزی ہے. لہٰذا اس معاملے کو جانچا جائے اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کو قومی اثاثے لیز پر دینے کے معاملے سے متعلق حکومت کو معاہدے کرنے سے روکا جائے. تاہم جسٹس عدنان اقبال چودھری نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ان معاہدوں کی نقول فراہم کریں, ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم ان کا جائزہ لے سکیں اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہدایات جاری کی ہیں اس سلسلے میں بھی عدالت کو آگاہ کیا جائے. جس پر درخواست گزار سمیرہ مہدی کا یہ کہنا تھا کہ جس نوعیت کے معاہدے بین الاقوامی اداروں سے کیے جا رہے ہیں ان معاہدوں کو پارلیمنٹیرینز کے سامنے بھی
आगाह नहीं किया गया, उनको भी पेश नहीं किया गया उन वायदे। तो इस वजह से जब पार्लियामेंटेरियंस तक को आगाह नहीं है इन मायदों से मुतालिक, तो दरख्वास्त गुजार को कैसे ये मायदे मिल सकते हैं या इनकी नकूल मिल सकती है। नाम अदालत ने ये करार दिया कि चूँकि आप की जो दरख्वास्त है उसमें मुनासिब किस्म का मवाद नहीं है और मुआहदों की नकूल मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद नहीं है, तो ये दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत हो सकती है। अदालत ने इस दरख्वास्त की समाअत करते हुए दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया है और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची समेत सूबे के 15 अजला में सालों से बंद स्कूल असासा की नई भर्तियों के बाद खोल दिए गए। नए असासा की तैनाती के बाद इन स्कूलों में इल्म को रोशनास करा दिया गया और महकमे स्कूल तालीम ने 1000 से ज़ायद असासा की तैनातियाँ करके अलग अलग नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए हैं। सिंध सरकार ने सालों से बंद 15 अजला के प्राइमरी स्कूल्स को ताले लगे हुए थे जिनको खोल दिया गया है। इल्म से महरूम बच्चों को पढ़ाने के लिए असासा की भी मेरिट पर तैनातियाँ कर दी गई हैं। जिन अजला में बंद स्कूल खोले गए हैं उन 15 अजला में कराची के मुख्तलिफ टाउन्स भी शामिल हैं, जिसमें मलीर, इब्राहिम हैदरी, बिन कासिम, माड़ीपुर, केमाड़ी, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल, गडाफ, सफोरा समेत दीगर टाउन्स में स्कूल खोले गए हैं। जबकि वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह के आबाई ज़िला उमरकोट और आबाई डिवीज़न मीरपुर खास समेत बदीन, सांगढ़, सजावल, शिकारपुर, हैदराबाद, कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, कश्मीर, कनकोट और दीगर अजला में भी स्कूल खोले गए हैं। मर्द स्कूल्स में नई भर्ती 1000 से ज़ायद प्राइमरी स्कूल टीचर्स की तैनातियाँ कर दी गईं। नाज़रीन, सदर टाउन के चेयरमैन मंसूर शेख ने सिंध हुकूमत से ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म होने की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। देखिए जी, ट्रांजैक्शन पीरियड को लेकर बहुत सारे टाउन्स जिनके अंदर जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं उनको जो है वो बहुत ही ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ना उनके काम हो पा रहे हैं, ना उनकी सुनी जा रही है और किसी किस्म का भी जो है टाउन के चेयरमैन को एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले भी टाउन के चेयरमैन मौजूद हैं। इसके हवाले से हम बात करने के लिए मौजूद हैं सदर टाउन के चेयरमैन जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ट्रांजिशन पीरियड में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है और जो है ना वही जवाब दें। हम इलेक्टेड हैं, हमने ओथ लिया है। इसको एक हमें सिर्फ रिजर्वेशन है कि जी डेडलाइन दी जाए कि जी इस वक्त तक ट्रांजिशन पीरियड पूरा होना चाहिए, जो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नहीं दिया है। हम एक दूसरे के पार्ट एंड पार्सल होते हैं। जब फेडरल गवर्नमेंट कहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट नाकाम होती है तो उसके असरात प्राइम मिनिस्टर पे जाते हैं। जब कोई लोकल गवर्नमेंट नाकाम होगी तो उसके असरात चीफ मिनिस्टर पे जाएंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट क्योंकि जाने वाली है तो अपने वक्त में ट्रांजिशन पीरियड को जो है ना ख़त्म कर जाए और हमें अख्तियारात दे जाएंगे, उनके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट के अगेन अख्तियारात महदूद होते हैं, तो वो इतनी स्पीड नहीं दिला सकते जितनी जो रेगुलर गवर्नमेंट है दिला सकती हैं। जी बिल्कुल, अगर टाउन्स का ट्रांजैक्शन पीरियड इसी केयर टेकर गवर्नमेंट के आने से कबल जो है मुंतकिल कर दिया जाए, बल्दियाती नुमाइंदों के पास इख्तियारात मिल जाएं और ये ट्रांजैक्शन पीरियड ख़त्म कर दिया जाए तो बेहतर तरीके से जो है बल्दियाती निज़ाम को चलाने में, टाउन के निज़ाम को चलाने में जो है वो आसानी पैदा होगी। ताहम ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि कोई एक डेडलाइन दी जाए कि इस डेडलाइन तक जो है वो ट्रांजैक्शन पीरियड मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो ये तमाम बल्दियाती नुमाइंदों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हो, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले हो या तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हो, इन तमाम लोगों के लिए बेहतर होगा। जी खबर शामिल करेंगे गुलबर्ग टाउन के मरकजी दफ्तर पर सिंध सॉलिड वेस्ट का कब्जा। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह का कहना है कि टाउन की मरकजी इमारत पर कब्जे के बाइस मुंतखब नुमाइंदों को दफातर दस्तयाब नहीं है, जिसके बाइस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला क्या है, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, कराची के दीगर अजला की तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी तकरीबन 1 साल कबल सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सामा एग्रीमेंट के तहत जो है फ़ाल हुआ था और डॉलरों में कचरा उठाने और इसे ठिकाने लगाने की ज़िम्मेदारी जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने अपने कांधों पर ली थी। और इसके साथ साथ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, जो कि बुनियादी काम है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का, वो अंजाम देना था। ताहाल उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। कैमरामैन आगर रफ़ीक
नज़दीक आपको दिखाएंगे कि ये बाकायदा एक दीवार दफ्तर के अंदर एक दीवार खड़ी कर दी गई है और उसके दूसरी जानिब जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और उनके मातहत काम करने वाली निजी कंपनी का कब्ज़ा है। जबकि इसके साथ साथ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जो कि ज़िम्मेदार थी कि अमला भी लेगी साथ में, और इसके साथ साथ जो मशीनरी है वो मुख्तलिफ़ ज़ोन की जो कि अब TMCs में तब्दील हो चुकी हैं उनको भी इस्तेमाल में लाएगी, लेकिन तमाम मशीनरी जो है वो कबाड़ा कर दी गई। नुसरत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुसरतुल्लाह जो कि नौमुंतखब चेयरमैन हैं गुलबर्ग टाउन के, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बड़ा मसला चल रहा है TMCs में दफातर के हवाले से, आपके इतने बड़े रकबे पर कब्ज़ा हुआ है, क्या क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं आप? और टाउन गुलबर्ग तारीख़ में भी मालूम है, एक बड़ा अच्छा उस ज़माने में 2002 से फारूक नेमतुल्लाह साहब यहाँ टाउन चेयरमैन नाजिम थे, तो उस वक्त भी ये पूरा जहाँ पर सॉलिड वेस्ट का दफातर मौजूद हैं और पूरा एक एरिया उनके पास, ये पूरा हमारा कौंसल हॉल भी यहाँ मौजूद था, नाजिम सेक्रेटरीट मौजूद था, जो कि अब हमारे पास मौजूद नहीं है। हमें 1.25 महीना हो चुका है और जो है उसमें आपको मालूम है कि दफातर का होना और वसाइल का होना उसके साथ ही काम होता है, लेकिन हम इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो है हम फिर भी अपनी कोशिशों से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमने इसके लिए कोशिशें जारी हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये दफातर सारे के सारे जो सॉलिड वेस्ट के पास हैं और जो कि सैनिटेशन के उस असूल के ऊपर काम करना चाहते हैं, और जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना है। एक तो दफातर का इनके पास होना, दूसरा फिर जो पूरा निज़ाम इनके पास मौजूद है, सिंध गवर्नमेंट के तहत चलने वाला निज़ाम जो मौजूद है, उसके अंदर भी हमें उनकी कारकर्दगी उस तरीके से महसूस नहीं होती। डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है वो भी हमें जो मिलता है उसके नतीजे में प्रैक्टिकली वो चीज़ नज़र नहीं आती। सबसे अहम मसला ये आ रहा है कि गुलबर्ग टाउन में ये अराज़ी जो कि एक्स्ट्रा तौर पर जो है वो घेर ली गई है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से, मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर खाली की जाए ताकि गुलबर्ग टाउन की इंतज़ामिया के दफातर यहाँ कायम हो सकें और आवाम की फलाह व बहबूद के काम अंजाम दिए जा सकें। जी, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने महंगाई के खिलाफ मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया। बोले हुकूमत ने ताजिरों पर पे दर पे वार किए हैं, ताजिरों को आवाज़ लगा दी है। कराची से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे काविश मेमन की रिपोर्ट में। बिल्कुल देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद जहां एक जानिब आवाम परेशान है तो वहीं दूसरी जानिब बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर भी इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और इस हवाले से एहतजाज की हिकमत अमली भी तरतीब दी जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर, उनसे बात करते हैं। मीर साहब बताइएगा, काफ़ी वक्त हो गया कि ताजिर बरादरी जो है वो किसी इशू पर आवाज़ उठाती हुई दिखाई नहीं देती। पेट्रोल मुसलसल महंगा हो रहा है, बिजली के रेट बढ़ते जा रहे हैं, क्या समझते हैं क्या लाए अमल होगा आगे का? मैं देख रहा हूँ बिजली का बिल लिए लोग जिस तरह आ रहे हैं, कभी हमने देखा था लोग खुराक के लिए आते हैं, हमें राशन डलवा दें, हमें अब तो कहते हैं हमारा बिजली का बिल भरवा दें। यानी बिजली का वो काम किया कि लोग इतना आसमानी बिजली से नहीं डरते जितने कि इलेक्ट्रिक के बिल से डरने लगे हैं। तो हुकूमतें तो माई बाप होती हैं, हुकूमतें तो आवाम के सुख का मुश्किलात का ख्याल रखती हैं। ये कैसी हुकूमत है जिसने पलट के नहीं देखा कि उसके एक फ़ैसले के बाद पीछे क्या लोगों का हाल हुआ, तिजारत कहाँ गई, मईशत कहाँ पहुँची, महंगाई कहाँ है, गरीब कहाँ है, ख़त गुर्बत की लकीर से नीचे जाने वालों की शरह में कितना इजाफा हुआ, मतवसत तबके के साथ क्या गुजरी। मुड़ के नहीं देखा PDM की हुकूमत ने, वो मुड़ के वो बम फेंकते चले गए महंगाई के, और इससे आगे उन्होंने नहीं देखा कि उसके नताइज क्या हैं। तो आज मैं देख रहा हूँ कि हर शख्स एहतजाज मांग रहा है। अब मुल्क की सतह पे ताजिरों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो मुसलसल इस हुकूमती महंगाई के जो इक़दामात हैं या तो इसको कबूल कर लें, ये पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, गैस और दीगर जो टैक्सीज़ हैं, या तो इस मलबे के नीचे कुचल के मर जाएं या फिर इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करें। तो अब मुज़ाहमत का फ़ैसला है, आवाज़ हमने दे दी है, ताजिरों को जगाया है, अजान दे दी है, इंशाअल्लाह लोग उठेंगे। बिल्कुल देखें, अतीक मीर हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से ये कह रहे थे कि तमाम तर जो सिचुएशन है, महंगाई का जो आलम है, जहाँ आम आदमी परेशान है, ताजिर बरादरी के लिए भी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और पूरे कराची में जो है एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। शहर की जितनी भी ताजिर तंजीम उनसे मुशावरत होगी और एक बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा और इस हवाले से उन्होंने कहा आने वाले हफ्तों में इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा।
कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ स्पेशल अफराद मैदान में आ गए। स्पेशल अफराद ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज रिकॉर्ड कराने का ऐलान कर दिया। कहते हैं बिजली ने इतना तंग कर दिया, हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा सबा परवेज से। कायद में गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग जो है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैकब लाइन में, जो है वो वेलफेयर एसोसिएशन है, जहाँ पर जो है वो जो माजूर तबका है वो भी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साहब, इनसे जानते हैं कि जी मुझे बताइएगा कि ये लोड शेडिंग का सिलसिला कब से जारी है और क्या कोई आता नहीं और क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि लोड शेडिंग ना कि सिर्फ हमारा बल्कि कराची भर की आवाम का ये एक कॉमन सा मसला बन चुका है और जो कि बहुत ही परेशानी का बायस है। मगर जो आम लोग होते हैं उनकी परेशानियों में और हम माजूर अफराद की परेशानियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि लोगों के घरों में लोड शेडिंग होती है तो वो थोड़ी सी हवा लेने के लिए या अपना एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए घरों से बाहर निकल जाते हैं। बट हम माजूर अफराद क्योंकि अपनी माजूरी की वजह से कहीं आने जाने से कासिर होते हैं, सीवियर डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं, तो वो लाइट जाने से सबसे ज़्यादा परेशानी जो है उनको है। क्योंकि वो सीवियर डिसेबिलिटी के साथ उनको बेड सोर्स हो जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी डिसेबिलिटी में ज़्यादा मुश्किलात आती जाती हैं। और हम जो हैं, अगर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारा पिछले 1 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो के इलेक्ट्रिक का बिल बाकायदगी से हम लोग भर रहे हैं। जब बिजली नहीं होती तो वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन माजूर तबका जो है वो मजबूर है, वो बाहर नहीं जा सकता। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि 14 अगस्त में जो है वो लोग आज़ादी की खुशी मनाने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन ये मजदूर तबका जो है वो इस साल जो है वो अफसोस के लिए जो है वो 13 अगस्त को धरना देंगे के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़। जो बिजली की जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग है, इसके अलावा बिल जो है वो बाकायदगी से दिया आ रहा है इनके पास।